प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने वो सभी क्वेश्चंस नहीं देखे हैं या पिछले सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सारी चीजें बहुत क्लियरिटी के साथ समझा रहा हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ऐसे ही पूरा मैथ चलेगा। ये चैप्टर तो अपने आप में थोड़ा सा हार्ड माना जाता है, लेकिन इसको भी मैं उस लेवल से करा रहा हूँ कि आप लोग सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। जो बातें मैंने आपको शुरुआत में बताई हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट में बताई हैं, अगर वो बातें आपको पता है तो फिर आपको कोई भी प्रश्न कैसे भी परेशान नहीं कर रहा होगा। ऐसे ही पूरी बुक समाप्त हो जाएंगी बच्चों दोनों, ठीक है, और आराम से आपका मैथ कवर हो जाएगा। टाइम से पहले सिलेबस कराएंगे, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन कराने वाले हैं। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहिए। जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं या आसपास रहते हैं, आपकी क्लास में हैं, उन्हें जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों आज हम बात करेंगे आगे के प्रश्नों की। यानी हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, और 2 के अंदर 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए थे लास्ट वीडियो में। आज आपका क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं जरा, क्या दिया है इसके अंदर, और आप लोग स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। बच्चों इसमें कहा देखिए, सिद्ध कीजिए कि fx इज इक्वल टू, अब जो लिखा है सामने ये क्या है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे fx बराबर में जो है उसे क्या कहते हैं, तो उसके बारे में अभी डिटेल से आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, इसे बोलते हैं बच्चों महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें दे रखा है। ठीक है, ये जो आपको लग रहा है ना ये कोष्टक से में x लिखा है, यार ये कोष्टक में x नहीं, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे हम हिंदी में महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं। ठीक है, तो fx इज इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f सच दैट R है। जो फंक्शन है वो रियल से रियल पर है और ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है, जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक फलन को निरूपित करता है। यानी हमें ये जो फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये f सच दैट R पर ना तो ये एकैकी है और ना ही ये आच्छादी है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो पहले जो गिवन है वो चीजें लिख लेते हैं, उसके बाद आराम से प्रूफ होगा, फिक्र मत कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3, तो यहाँ पर हमें जो फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू, ये दे रखा है महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसे बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, इसका नाम है महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन जिसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नाम से जानते हैं, GEF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी खासियत क्या होती है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद हमें जो फंक्शन दे रखा है f सच दैट R है, और सिद्ध क्या करना है, f न तो एकैकी और न ही आच्छादी है। ठीक है, ना तो एकैकी और ना ही आच्छादी है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे ये ना ही एकैकी और ना ही आच्छादी है, आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, एकैकी कब नहीं होगा, एकैकी कब नहीं होगा, एकैकी होने के लिए शर्त क्या है, एकैकी होने के लिए शर्त होती है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए, या आप x1 बराबर x2 ले आओ। 2 शर्तें हैं, तो आप दोनों में से कोई सी भी एक शर्त करके दिखा दीजिए, एकैकी माना जाएगा। ठीक है, या तो x1 बराबर x2 ले आइए तो एकैकी है, और या फिर आप एरो डायग्राम से करेंगे तो सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए, फिर सेट ए का दूसरा एलिमेंट सेट बी के किसी अन्य एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए। इट मींस दैट कि सेट ए के प्रत्येक अवयव के लिए सेट बी में एक अलग स्पेशल इमेज होनी चाहिए। सेट ए का कोई एक एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंटों के साथ नहीं मिलना चाहिए, या सेट बी के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट सेट ए के एक एलिमेंट से नहीं मिलने चाहिए। अगर इन ये शर्तें नहीं होंगी तो फिर ये एकैकी होगा। ठीक है, क्लियर ना। चलिए तो देखिए अब मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ ये है क्या, इसकी खासियत क्या होती है। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, शायद ही आपको आज ये नई बात मालूम पड़ रही होगी मैथ के अंदर।
बच्चों महत्तम पूर्णांक फलन के नाम से जानते हैं हम इसे। किस नाम से जानते हैं? महत्तम पूर्णांक फलन। इसकी खासियत क्या होती है सर? तो आइए देखिए, इसकी खासियत ये होती है कि अगर इसके अंदर कोई भी वास्तविक संख्या रखी जाए तो ये उस वास्तविक संख्या को जेड में बदल के देता है, पूर्णांक में बदल के दे देता है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो ये उस संख्या को पूर्णांक बना के हमें देगा। क्लियर हो रहा है ना? अब पूर्णांक और वास्तविक में क्या डिफरेंस है? पॉइंट का। ठीक है, वास्तविक में पॉइंट वाले भी आते हैं और बिना पॉइंट वाले भी, जबकि पूर्णांक में ओनली बिना पॉइंट वाले आते हैं। तो देखिए मतलब मेरा कहने का ये है, अगर मैं इसके अंदर कोई पॉइंट की संख्या डालूंगा, जैसे मैंने डाला यहाँ पे 1.2 डाला, मैंने इसके अंदर महत्तम पूर्णांक फलन में x की जगह 1.2 रखा, तो इसकी खासियत ये है कि ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है, अगर मैं इसके अंदर 1.2 रखूंगा तो इसके अंदर से जो बाहर निकलेगा वो 1 निकलेगा। इट मीन्स ये क्या हुआ, यानी कि अगर मैं इसके अंदर पॉइंट की संख्या डालूंगा तो जो पॉइंट से पहले का नंबर है 1 वो निकलता है बाहर, 1.2 को ये 1 बना के बाहर निकालता है। ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर 1.8 डालूंगा तब भी ये बाहर निकाल के 1 ही देगा। अगर मैं इसके अंदर 1.6 डालूंगा तब भी निकाल के 1 ही देगा। ये इसकी खासियत होती है। अगर मैं इसके अंदर 2.3 डालूंगा तो क्या बाहर निकाल के देगा? पॉइंट से पहले वाली संख्या 2.3 को ये 2 बना के बाहर निकालेगा। अगर मैं इसके अंदर 2.6 डालूंगा तो ये 2 बना के बाहर निकालेगा। अगर मैं इसके अंदर 2.99 डालूंगा तब भी ये 2 बना के बाहर निकालेगा। इससे एक बात मालूम हुई आपको। क्या बात मालूम हुई? देखिए कि अगर हम इसके अंदर कोई भी पॉइंट की संख्या डालते हैं तो उस पॉइंट की संख्या में जो पॉइंट से पहले वाली संख्या होती है, जो पूर्ण संख्या होती है, अपने आप में कंप्लीट नंबर होता है, वो बाहर निकलता है। यानी 1.2 को 1 बना के बाहर निकालता है। भाई पॉइंट से पहले वाली संख्या क्या है? अपने आप में पूर्ण है, और पॉइंट के बाद वाली जो संख्या है वो अपूर्ण है। यानी पॉइंट से पहले 1 है तो 1 तो पूर्ण है, और पॉइंट के बाद 0.2 है, ये अपूर्ण है। तो ये पूर्ण यानी जो आपकी पॉइंट वाली संख्याएं होती हैं उनको ये बिना पॉइंट वाली बनाकर बाहर निकालता है, और पॉइंट से पहले वाली संख्या बाहर आती है। इज दैट क्लियर? यानी इससे एक बात क्लियर हो रही है, अगर इसके अंदर मैं 1.2 डालूं तब भी 1 निकलेगा, 1.8 डालूं तब भी 1 मिलेगा, 1.9 डालूं तब भी 1 मिलेगा, 1.99 डालूंगा तब भी 1 मिलेगा। भाई 1 और पॉइंट कुछ भी लिखा हो बाद में फिर बाहर 1 ही आएगा। ऐसे 2 पॉइंट कुछ भी लिखा हो 2 ही बाहर निकल के आएगा। ठीक है, और भी ले सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो सब मैं तो लिखूंगा 5.615, अरे कुछ भी लिख दो भाई, पॉइंट के बाद कुछ भी लिख दो, पॉइंट से पहले क्या है 5 तो 5 ही आएगा। ये इसकी खासियत होती है महत्तम पूर्णांक फलन की। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि इसकी खासियत, अगर इसके अंदर तुम बिना पॉइंट वाली डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसके अंदर बिना पॉइंट वाला नंबर डालोगे 5 तो 5 ही मिलेगा। पॉइंट की संख्या के लिए इसकी खासियत ये है कि पॉइंट से पहले वाली संख्या बाहर निकलती है। माइनस के 1.3 डालोगे तो -1 मिलेगा, पॉइंट से पहले वाली संख्या। इज दैट क्लियर ना? माइनस के 3 डालोगे तो तब भी -3 देगा, पॉइंट नहीं है ना इसमें। अगर पॉइंट नहीं है तो जैसी है वैसी निकाल के बाहर दे देगा। ठीक है, ये इसकी खासियत होती है, इसे हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, तो ये अभी नहीं, आगे भी जब हम आगे अभी और भी चैप्टर्स हैं उन्हें पढ़ेंगे तो वहां भी इनका यूज कभी कभी होना है। तो आज ही आप इसको क्लियर समझ लीजिएगा। आई होप कि इतना समझाने पर आपको समझ में आ गया होगा कि महत्तम पूर्णांक फलन की खासियत क्या होती है। इसके अंदर कोई भी पॉइंट की संख्या डालेंगे तो इसको बिना पॉइंट की बाहर बना के निकालता है, और जो पॉइंट से पहले नंबर था ना वो बाहर निकलता है। इज दैट क्लियर? आपको क्लियर हो गया हो तो आप अपनी भाषा में इसको बना के लिख लीजिएगा कि ये क्या करता है, इसका काम क्या है। अपनी भाषा में बना के अपने नोट्स के अंदर लिख लीजिएगा, क्योंकि तुम्हें खुद समझ में आना चाहिए, किसी और को आए या ना आए, खुद, क्योंकि पेपर आपको खुद देना है। ठीक है, आई होप कि आपको इस चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए इसके बाद अब आप इधर आ जाइए। अब हमें ये प्रूफ करना है कि एक एकी नहीं है। तो देखिए एक एकी के लिए बात करेंगे तो एक एकी के लिए इस सवाल को हम करेंगे एरो डायग्राम की मदद से। कौन सी मदद से? एरो डायग्राम की मदद से। एरो डायग्राम बना लो भाई। ये सेट ए है,
ये सेट बी है और ए से बी पर एफ कोई फंक्शन है। अब देखिए यहाँ अगर मैं x की जगह पर यहाँ पर मान लीजिए मैंने x की जगह पे यहाँ पे रखा 1.1, तो ये क्या बना के बाहर निकालेगा, ये क्या बना के बाहर निकालेगा, या फिर आप fx की जगह y मान लो, एक ही बात है यार, कुछ भी कर लो, y बराबर आप ऐसे लिख दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर, अगर मैं यहाँ पर x की जगह y मत मानो, चलो जो कि y मानेंगे तो फिर ऐसा है ना, वो उसमें मानेंगे माल शादी में। अगर हम यहाँ पे x की जगह पे मान लीजिए, x की जगह पर अगर मैं इसमें रखूँ क्या, x की जगह पे मैं रखूँगा 1.1, तो बाहर निकल के क्या आएगा, 1.1 का बाहर निकल के क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1.1 1 के साथ मैपिंग करेगा, कोई दिक्कत है भाई। इस महत्तम पूर्णांक फलन में अगर मैं 1.1 रखूँगा x की जगह, तो बाहर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। क्योंकि इसकी खासियत क्या है कि पॉइंट से पहले वाली संख्या को बाहर निकल के देता है। तो 1.1 1 के साथ मैपिंग कर गया। अगर मैं इसकी जगह 1.9 रखूंगा तो तब भी 1 देगा बाहर निकाल के, तो 1 तो पहले से ही है, मतलब ये भी इसी के साथ मैपिंग करेगा। क्या आपको एक ही लग रहा है ये? अगर मैं इसके अंदर 1.1 रखता हूं तब भी 1, 1.9 रखता हूं तब भी 1, 1.5 रखूंगा तब भी 1, 1.6 रखूंगा तब भी 1, कोई भी रियल नंबर रखूं पॉइंट में 1 और 2 के बीच में कोई भी रियल नंबर रखूं, उसके लिए मुझे सेट ए के प्रत्येक 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी पॉइंट वाली वास्तविक संख्या में इसके अंदर रखूं, तो ये सेट बी में उसके लिए सिर्फ एक ही इमेज मिल रही है 1 और 2 के बीच में जितनी भी पॉइंट की संख्याएं हैं, जितनी भी वैसे अनंत संख्याएं होती हैं, 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं पॉइंट वाली, जितनी भी मैं 1 और 2 के बीच की पॉइंट वाली संख्या यहाँ रखूंगा, उन सब के लिए सेट बी में सिर्फ मुझे एक ही इमेज मिल रही है, वो है 1। 1.1 तब भी 1 मिलेगा, क्योंकि 1.1 इसके अंदर लगाऊंगा मैं, x की 1.1 रखूंगा तो बाहर ये 1 निकाल के देगा, 1.9 रखूंगा x की जगह तो बाहर ये 1 निकाल के देगा, 1.6 रखूंगा तब भी 1 निकाल के देगा, 1.8 रखूंगा तब भी 1 निकाल के देगा। ऐसे ही 2.1 रखूंगा तब 2 निकाल के देगा, 2.3 रखूंगा या 2.99 रखूंगा तब भी ये 2 निकाल के देगा, तो 2 तो लिखा ही है पहले से, तो ये भी इसी के साथ मैपिंग करेगा। तो आपको ये क्या की लग रहा है क्या, एरो डायग्राम की मदद से एक की होता क्या है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी का सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट किसी अन्य दूसरे के साथ मैपिंग करना चाहिए, नहीं तो अन्य किसी दूसरे के साथ मैपिंग क्या कर रहा है, ये तो उसी पुराने वाले के साथ कर रहा है। तो ये एक ही कहाँ हो गया, ये हो गया बहु एक की, मैनी वन फंक्शन। ये 1 फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है। मैंने आपको बताया था जब बेसिक कॉन्सेप्ट कराया था 1.2 का, मैंने आपको फंक्शन बताए थे वहाँ पर 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, और जो है बहु एक की, मतलब बहु एक की बोलते हैं हिंदी में मैनी वन को, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, इन सब के बारे में विद एग्जाम्पल मैंने बताया था। बहु एक की फलन क्या होता है, जब सेट ए के कई एलिमेंट सेट बी का सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं तो वो बहु एक की है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट एक से ही मैपिंग कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बहु एक की बोलते थे। तो एक की नहीं, बहु एक की है, बट हमें ये प्रूफ करना था ये एक की नहीं है, तो एक की तो है ही नहीं, बहु एक की है, एक की कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेट ए के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के लिए सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज है, सेट बी के 2 या 2 से अधिक अवयवों के लिए सेट बी में सिर्फ एक ही प्रतिबिंब है, अतः ये एकाकी नहीं है। एकाकी होने की शर्त होती है कि सेट बी के सेट ए के एक अवयव के लिए सेट बी में एक ही इमेज होनी चाहिए, दूसरे एलिमेंट के लिए सेट बी में दूसरी इमेज होनी चाहिए। एक ही 2 एलिमेंटों की सेट ए के 2 एलिमेंटों की सेट बी में एक इमेज नहीं हो सकती है। अगर सेट बी के 2 एलिमेंटों की सेट ए में एक ही इमेज है तो वो एकाकी नहीं बहु एकाकी होता है, तो एकाकी तो नहीं होगा। यहाँ पर लिख देंगे, थोड़ा सा ऐसे डायग्राम बना देना, एरो डायग्राम, 1-2 एलिमेंट मिला के दिखा देना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों के लिए समुच्चय बी में सिर्फ
एक ही, सिर्फ एक ही प्रतिबिंब है, ये आपको बना के लिख देना अपनी भाषा में, ठीक है, प्रतिबिंब है, अतः f एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है। क्लियर, एकैकी नहीं है, प्रूफ हो गया। अब आच्छादी की बात करेंगे। अब आच्छादी को ध्यान से समझिएगा, बस ये चीज आपको क्लियर है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीन्स क्या है, इसका काम क्या है, तो फिर आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आच्छादी की बात करेंगे, इसे मैं हटा सकता हूं। अब आच्छादी को समझिए। अब आच्छादी के लिए क्या करेंगे, इसको भी हम एरो डायग्राम से करेंगे। एफ एक्स बराबर क्या मान लेंगे, वाई। आच्छादी निकालने के लिए यही करते हैं, तो एफ एक्स की आप वाई मान लीजिए। वाई बराबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू वाई, ठीक है। इस तरीके से हमने ये रख लिया। अब आप मुझे यहाँ पर देखिए एरो डायग्राम अगर मैं बनाऊँ, एरो डायग्राम बनाऊंगा मैं इस तरीके से, ये सेट ए के लिए, ये सेट बी के लिए, ये ए सेट है, ये बी सेट है, और ए से बी पर कोई एफ फंक्शन है। अब मुझे ये बताइए फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, रियल टू रियल है, यानी x है कोई वास्तविक संख्या रखो तो y की जगह भी वास्तविक संख्या ही मिलनी चाहिए, या आप y की जगह कोई वास्तविक संख्या रखो तो x की जगह भी वास्तविक संख्या मिलनी चाहिए। यही तो कंडीशन है, इसकी जगह भी वास्तविक संख्याएं चाहिए और है। और बात करें आच्छादी की, तो आच्छादी की शर्त क्या होती है कि सेट बी का एक भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, उसके लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होनी चाहिए। सेट बी के प्रत्येक अवयव के लिए सेट ए में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब जरूर होना चाहिए। अगर एक गलती से एक भी सेट बी के एक भी एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, गलती से भी अगर सेट बी के एक अवयव के लिए सेट ए में एक अवयव के लिए भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो फिर वो आच्छादी नहीं होगा। अगर एक एलिमेंट भी आपने ऐसा ढूंढ लिया जो सेट ए के किसी अवयव के साथ नहीं मिल रहा है सेट बी का, तो फिर वह आच्छादी नहीं होगा। तो अब देखिए, और रियल से रियल है, यानी इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सेट बी के प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इधर रियल रखेंगे तो इधर रियल मिलना चाहिए, अब इधर रियल रखेंगे तो इधर भी तो रियल मिलना चाहिए, रियल से रियल फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं लगाऊं, यहाँ पर अगर मैं कोई रियल नंबर लगाता 1.5 तो इधर मुझे 1 मिल रहा था, यानी इसमें हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम सेट बी में 1 लगाते हैं तो इधर 1.5 मिलता है, ये कह सकते हैं हम। या ये भी बोल सकते हैं 1.5 लगाते हैं तो 1 मिलता है। भाई अगर मैं यहाँ पे x की जगह लगाऊंगा, मान लीजिए 1.5, सपोज x की जगह मैं 1.5 लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा y की वैल्यू, क्योंकि ये 1.5 को बाहर निकालेगा 1 बना के, तो ये इसके साथ मैपिंग करना जब कर जाएगा, यानी सेट बी का 1.5 के साथ मैपिंग कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 1.8 लगाऊंगा तब भी यहाँ 1 मिलेगा, तो ये इसके साथ मैपिंग कर रहा है। लेकिन क्या मुझे ये बताइए यार, ये मैंने 1 लगा लिया यहाँ पे, क्या मैं इधर कोई ऐसा एलिमेंट लगा सकता हूँ x की जगह पर कि उसके लिए मुझे इधर 2 मिल जाए? तो सर बिल्कुल लगा सकते हो, क्या कि 2.1 लगा दो तब भी 2 मिल जाएगा, अब 2.3 लगाओ तब भी 2 मिल जाएगा, 2.9 लगाओ तब भी 2 मिल जाएगा। ठीक है सर, तो 1 लगाया, उस 1 के लिए प्री इमेज है, 2 के लिए प्री इमेज है, इधर मैं कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ और इधर भी कोई भी रियल नंबर ले सकता हूँ। जितने भी रियल नंबर इधर लगाऊंगा, इधर के सभी रियल नंबर के लिए इधर कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। तो अभी तक इधर सारी संख्या कैसी आ रही हैं, पूर्णांक आ रही हैं। अगर मैंने गलती से यहाँ पे 1.5 लिख लिया, तो अब मुझे ये बताइए क्या मैं x की जगह कोई ऐसा नंबर लगा सकता हूँ जिसके लिए मुझे इधर 1.5 मिल जाए? भैया इधर तो 1.5 कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता है आपको। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की खासियत ये होती है कि पॉइंट में संख्या आपको देगा ही नहीं, पॉइंट वाली को पूर्णांक बना के देगा। भाई हमने x की जगह 1.5 लगाया, 1 मिला, 1.5 1 से मैपिंग करा दिया, 1.8 लगाया तब भी 1 ही मिलेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत ही ये होती है। तो 1.8 1 से मैपिंग करा दिया, 2.1 लगाया 2 मिलेगा, 2.1 2 से मैपिंग करा दिया। तो ऐसे ही अगर मैं x की जगह कोई ऐसा नंबर है दुनिया में जिसको मैं x की जगह लगा दूं, इधर मुझे 1.1 मिल जाए? कोई नहीं है। आप इधर कुछ भी लगाओ, इधर आपको 1.1 नहीं मिल सकता। इसका मतलब तो फिर ये तो 1.1 खाली रह जाएगा। 1.1 के लिए सेट भी ए में कोई प्री इमेज होगी नहीं।
भाई इधर कोई ऐसा नंबर है x की जगह जैसे मैं लगा दूं और इधर मुझे 1.1 मिल जाए, इधर तो 1.1 मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत ये होती है कि x की जगह आप कोई भी नंबर लगाओ, इधर वो 1 पॉइंट में संख्या नहीं देता कभी भी। x की जगह आप कोई भी नंबर लगाओ, कोई भी रियल नंबर लगाओ, कोई भी रियल नंबर, इसकी खासियत ये होती है कि ये पॉइंट में संख्या देगा ही नहीं, तो पॉइंट में इधर कोई आ ही नहीं सकती है, तो पॉइंट वाली इधर की संख्या, यानी सेट बी में जितनी भी पॉइंट के नंबर आएंगे, जितने भी पूर्णांक वो आएंगे, आपके रियल नंबर आएंगे पॉइंट वाले, वो तो सब खाली छूटेंगे, तो उनके लिए तो सेट ए में कोई प्री इमेज होगी नहीं, और जब सेट बी का एक भी एलिमेंट खाली छूट जाता है तो वो आच्छादी नहीं होता है। तो यहाँ तो पॉइंट वाली बहुत संख्या खाली छूटेंगी। इधर मैं कोई भी पॉइंट की संख्या लूँगा, कोई भी पॉइंट की संख्या लूँ, उसके लिए सेट ए में कोई प्री इमेज होगी नहीं, कोई पूर्व प्रतिबिंब भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई नंबर ही नहीं बना आज तक कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखा जाए और इधर हमें पॉइंट वाली संख्या मिले। ठीक है, तो मतलब, और देखिए रियल से रियल है तो ये भी रियल है, इस रियल के लिए प्री इमेज है, इस रियल के लिए प्री इमेज है, ये भी तो 1.1 एक रियल नंबर होता है, इसके लिए सेट बी ए में कोई प्री इमेज क्यों नहीं है? अगर एक के लिए भी नहीं है तो फिर ये आच्छादी नहीं है। ऐसे ही मैं पॉइंट की अगर यहाँ 1.9 लगाऊंगा उसके लिए भी कोई प्री इमेज नहीं होगी, 2.1 लगाऊंगा कोई प्री इमेज नहीं होगी, 9.1 लगाऊंगा कोई प्री इमेज नहीं होगी। ऐसा कोई नंबर ही नहीं बना आज तक कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक्स लगा के हमें जो उसका रिजल्ट मिले वो पॉइंटों में मिले, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत ये होती है कि पॉइंट में नंबर देता ही नहीं है। तो मतलब सेट बी में जितने भी पॉइंट वाले नंबर आएंगे वो सब खाली छूट जाएंगे, और हम तो किसी एक ही एलिमेंट को ढूंढ रहे थे कि गलती से हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसके लिए सेट ए में कोई प्री इमेज हो ही ना, बट यहाँ तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिसके लिए सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं है। यहाँ आप जितने भी पॉइंट के नंबर लोगे उनके लिए कुछ भी प्री इमेज नहीं होगी सेट ए में, तो ये आच्छादी नहीं होगा। क्लियर? तो आपको लिख के दिखाना है क्या कि y इज इक्वल टू ऋणात्मक y इज इक्वल टू -1.1 बिलोंग्स टू r। हमने फॉर ऑल हमने y बराबर 1.1 लिया उसके लिए, और ये एक रियल नंबर है और उसके लिए सेट ए में क्या कोई प्री इमेज नहीं है, और फॉर ऑल लगा दो, ऐसे ही बहुत सारे अवयवों के लिए नहीं होगी। ठीक है, तो 1.1 बिलोंग्स टू r के लिए सेट ए में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः f आच्छादी नहीं है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस हमें इधर एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना था सेट बी में, उसके लिए सेट ए में कोई प्री इमेज ना हो। ठीक है, इस सेट बी में कोई भी एक ऐसा रियल नंबर ढूंढना था जिसके लिए सेट ए में कोई प्री इमेज ना हो। एक भी एलिमेंट आपने ढूंढ लिया तो वो आच्छादी नहीं है, लेकिन हमें तो यहाँ बहुत सारे ढूंढे, जितनी भी पॉइंट के नंबर होंगे सेट बी में उनके लिए कोई प्री इमेज होगी नहीं, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत ये होती है कि एक्स की जगह कोई भी पॉइंट का नंबर लगाएंगे, मतलब कोई भी नंबर लगाएंगे आप एक्स की जगह, इधर पॉइंट का नंबर आपको नहीं मिल सकता है। तो मतलब ये भी रियल है, ये भी रियल है, और पॉइंट वाले भी रियल है, फिर वो तो खाली छूट गए क्योंकि रियल से रियल है। इधर के प्रत्येक रियल के लिए इधर भी रियल मिलना चाहिए, तो इधर बिना पॉइंट वाले रियल के लिए तो प्री इमेज है, बट पॉइंट वाले रियल के लिए प्री इमेज नहीं है, तो फिर तो खाली छूटेंगे बहुत सारे एलिमेंट सेट बी के, और सेट बी का एक भी एलिमेंट खाली छूट जाए तो वो आच्छादी नहीं होता है, तो ये आच्छादी भी नहीं है। तो चीज़ों को देखिए यहाँ पे समझना था। इस क्वेश्चन में अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर आपको समस्या आएगी। जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उस पर फोकस करें तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको एक आज नई बात मालूम पड़ी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत क्या होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस हमें फोकस ये करना है यार, एक एक के लिए सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैप में करना चाहिए, दूसरे के साथ नहीं करेगा गलती से भी। ये x1 बराबर x2 ले आओ एक एक, ये बस दो शर्तों को देखना है बस। आच्छादी में सेट बी के प्रत्येक अवयव के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होनी चाहिए यार। सेट बी का एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो किसी के साथ मिल ही नहीं रहा है सेट ए के किसी के साथ। सेट बी का कोई भी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो सेट ए के किसी एलिमेंट के साथ नहीं मिल रहा है। एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो वो आच्छादी नहीं होगा। बस इन दो चीज़ों पर फोकस करना, पूरी एक्सरसाइज खत्म होती जाएगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बच्चों और अगले क्वेश्चन को उठा लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें फोर्थ, देखिए इसमें क्या दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू मापांक एक्स।
मापांक x है ये, इसके बारे में भी बताऊंगा इसकी खासियत क्या होती है। वैसे आपने इसके बारे में तो 11th में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ बताऊंगा। सिद्ध कीजिए कि f(x) इजिकल टू मापांक x, ठीक है। ये मापांक x है, ऊपर वाला देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अंतर है दोनों में। उसमें जो ब्रैकेट सा बना हुआ था इस तरीके से, इसके कोने मुड़े हुए थे, लेकिन जो अब हमें दे रखा है, इसके कोने नहीं, ये सिर्फ ऐसे सीधे मोड है। ये मोड आपने पढ़ा होगा, मॉड्यूलस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो f(x) इजिकल टू मापांक x प्रदत्त द्वारा फलन f सच दैट R2R ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादी है, जहां मापांक x बराबर है यदि धन x या शून्य है और मापांक x बराबर -x यदि x ऋण है। तो हमें बताना है अब क्या होगा, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं प्यारे यहाँ पे। तो f जो x दे रखा है हमें, वो मापांक x दे रखा है, ठीक है। और f सच दैट है r से r, यानी अगर आप सेट A में कोई भी रियल नंबर लगाओगे तो उसके लिए सेट B में रियल नंबर ही मिलना चाहिए, या सेट B में कोई रियल नंबर लगाओगे तो सेट A में भी रियल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। ये इसकी शर्त है। और हमें ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? न तो एकेकी न ही आच्छादी है, ठीक है। ना ही ये एकेकी है और ना ही ये आच्छादी है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, इधर मुझे ये एकेकी नहीं प्रूफ करना है, यानी कि अगर मैंने सेट ए के एक या एक से अधिक अवयव सेट बी के एक ही अवयव से साथ मिला दिए तो फिर एकेकी नहीं होगा। तो ऐसा ही कुछ ढूंढना है यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पर भी हम एरो डायग्राम बनाएंगे, उससे पहले आप इसकी खासियत समझिए। इसे हम बोलते हैं बच्चों मापांक x। क्या बोलते हैं? मापांक x। इसकी खासियत क्या होती है? मॉडुलस x बोलते हैं। इसकी खासियत क्या होती है इसे समझ लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि आप इसके अंदर x की जगह पर कोई भी नेगेटिव नंबर रखोगे तो ये उसको पॉजिटिव बना के बाहर निकालता है। जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत क्या थी? कोई भी पॉइंट का नंबर रखो वो बिना पॉइंट की बना के बाहर निकालता है। बट इसकी खासियत ये है कि कोई भी नेगेटिव नंबर आप इसकी जगह रखोगे x की जगह तो इसको पॉजिटिव बना के बाहर निकालेगा, और पॉजिटिव रखोगे तो फिर वो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अगर मैंने इसके अंदर रखा -5 तो बाहर निकलेगा +5। अगर मैंने इसकी जगह रखा -6 तो बाहर निकलेगा +6। इसकी जगह रखा -2 तो बाहर निकलेगा +2। इसकी जगह रखा -1.3 तो बाहर निकलेगा +1.3। इसकी जगह -9.999 तो बाहर निकलेगा +9.999। आई होप कि आपको इतना देखने पर क्लियर हो गया होगा। इसकी जगह पर आपको x या कोई भी नेगेटिव नंबर रखिए, बाहर निकलेगा वो वही सिर्फ पॉजिटिव बन जाएगा। सिर्फ इतना चेंज होगा कि माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा। सर कहेंगे अगर हम प्लस ही रखें तो प्लस रखोगे तो प्लस ही आएगा। जैसे +5 रखेंगे तो +5 ही मिलेगा, +6 रखोगे तो +6 ही मिलेगा, +9 रखोगे तो +9 ही मिलेगा। ये इसकी खासियत है। +2 रखोगे तो +2 ही मिलेगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसको आप अपनी भाषा में बना के लिख भी सकते हैं, और आपको पहले से पता हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो मॉड का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। ये जो डंडे से खिंचे हुए हैं दो, इन्हें हम मॉड बोलते हैं, और अंदर x लिखा है तो इसलिए इसे मॉड x बोलते हैं। इसकी खासियत सिर्फ इतनी है, तो कोई भी आप इसकी जगह नेगेटिव नंबर रखो x की जगह, इसको पॉजिटिव बना के बाहर निकलता है। इज दैट क्लियर? आ जाइए। अब देखिए इसको एकेकी प्रूफ नहीं करना है तो एरो डायग्राम बनाइए आप एकेकी के लिए। ये आपका सेट ए के लिए, सेट बी के लिए, ए से बी पर कोई f फंक्शन है। अब देखिए आप, रियल से रियल है, इट मीन्स दैट कि सेट ए में कोई भी मैं रियल नंबर रख सकता हूं, उसके लिए मुझे सेट बी में भी रियल ही मिलना चाहिए, और हर एलिमेंट के लिए एक अलग इमेज मिलनी चाहिए। देखते हैं क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है। अगर मैं इसमें x की जगह पर, यहाँ पर इसका मतलब है अगर मैं इसकी जगह पर x की जगह पर अगर मैं यहाँ पे +1 रखता हूँ, +1 रखूँगा, x की जगह मैंने 1 रखा, तो अगर मैं इसकी जगह 1 रखूँगा तो बाहर निकाल के क्या देगा? 1 ही देगा, क्योंकि प्लस का नंबर रख रहा हूँ तो प्लस का ही निकालेगा। बस प्लस से मतलब नहीं कुछ था, बस माइनस का रखोगे तो चेंज होगा, और प्लस का रखोगे तो जैसा है वैसे ही मिलेगा। तो मैंने +1 रखा x की जगह पर, तो ये बाहर निकाल के क्या देगा मुझे? यहाँ पर अगर मैं इसमें x की जगह 1 रखूँगा तो बाहर भी 1 ही मिलेगा, तो 1 रखूँगा तो 1 मिल रहा है, तो 1 1 के साथ मैपिंग कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अगर यार मैंने -1 रख दिया तो, अगर मैंने -1 रख दिया x की जगह तो, अगर मैंने x की जगह -1 रख दिया तो भी +1 देगा। तो अगर ये भी इसके साथ मैपिंग कर जाएगा तो क्या ये क्या की है? नहीं है। समझ में आया आपको? यानी कि यहाँ पर सेट बी के दो अवयव सेट ए के सिर्फ एक ही अवयव के साथ मैपिंग कर रहे हैं। सेट ए के दो अवयव सेट बी के एक ही अवयव के साथ मैपिंग कर रहे हैं। तो एक एकी नहीं, बहु एक एकी हो गया, क्योंकि कई एलिमेंट सेट बी के एक से अधिक एलिमेंट, सेट ए के एक से अधिक एलिमेंट सेट बी के एक ही अवयव के साथ मिलते हैं तो वो बहु एक एकी होता है, ना कि एक एकी होता है। देखिए अगर मैं इसमें 1 रखूँगा x की जगह +1 तब भी +1 ही मिलेगा, -1 रखूँगा x की जगह तब भी +1 मिलेगा। इट मीन्स 1 भी +1 के साथ मैपिंग करेगा और -1 भी +1 के साथ मैपिंग करेगा। तो सेट बी के दो अवयव सेट ए के दो अवयव सेट बी के एक ही अवयव के साथ मैपिंग कर रहे हैं, तो एक एकी तो नहीं होगा ना। क्लियर? ठीक है, यही तो शर्त होती थी एक एकी के लिए कि सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही अवयव के साथ मैपिंग करना चाहिए। बट या तो सेट ए के दो अवयव सेट बी के एक अवयव के साथ मैपिंग कर रहे हैं तो एक एकी नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे। देखिए आप अगर यहाँ पर 2 रखोगे +2 रखोगे तो +2 मिलेगा, -2 रख दिया तो तब भी +2 रखेगा, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि माइनस के नंबर रखेंगे तो प्लस का बना कर दे देता है बस। -2 के लिए +2 मिलेगा। तो यानी कि सेट बी के दो अवयव सेट ए के, यार मैं बार बार बी बोलता हूँ, सेट ए के दो अवयव सेट बी के एक ही अवयव के साथ मैपिंग कर रहे हैं। तो ये क्या की तो नहीं आप दिख गया होगा आपको, क्योंकि एक की शर्त ये होती है कि सेट बी का एक अवयव एक के साथ ही मैपिंग करेगा, दूसरा अवयव किसी दूसरे के साथ मैपिंग करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो एक की नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे x समुच्चय ए के दो अवयवों के लिए सेट बी में एक ही प्रतिबिंब है, इमेज है, प्रतिबिंब है, अतः f एक एकी नहीं है। क्लियर? आपको एक दो एलिमेंट ऐसे लिख के दिखाने हैं डायग्राम में पेपर के अंदर, और फिर ये लाइन लिख देनी है, जो कि हमने ऊपर भी दिखा दिया और फिर हमने हिंदी में भी लिख दिया। क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो भी गया होगा। ठीक है, तो ये एक एकी नहीं है। अब बात करेंगे आच्छादी के बारे में भाई। तो आच्छादी के लिए क्या करना पड़ेगा? आच्छादी के लिए हम fx बराबर y मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए y, तो फिर लिखेंगे आच्छादी के लिए। अब यहाँ आच्छादी की बात कर रहे हैं तो fx ये लगा दो y और बराबर मापांक x। अब देखिए एरोडायग्राम बनाइए आप। भाई हम क्वेश्चन को एरोडायग्राम की मदद से भी कर सकते हैं या विदाउट एरोडायग्राम की मदद से भी कर सकते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, जिससे आपको सिंपल लगे उससे करिए। तो मुझे जिससे लग रहा है कि आपको आसानी से समझ में आएगा मैं उससे करा रहा हूँ आपको। ठीक है, ए बी एफ कोई फंक्शन है। अब देखिए भाई, अब यहां पर आप y की जगह आपको कोई भी रियल नंबर लगा सकते हैं, क्योंकि शर्त क्या है? रियल से रियल है। आपने x की रियल रखा, इधर आपको रियल मिला। अब आपको y की जगह भी कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं, और उसके लिए सेट ए में आपको रियल ही मिलना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर y की जगह अगर मान लो मैंने x की जगह लगाया -5, तो इधर मुझे मिलेगा क्या? +5। x की जगह लगाऊंगा -5 तो ये निकाल के क्या देगा? +5। इसके साथ मैपिंग करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -6 लगाऊंगा +6 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसा एलिमेंट में लगा सकता हूं जो है सेट ए में, जिसके लिए मुझे इधर भाई ये रियल है, मैंने y की जगह मान लीजिए 5 लिया तो इधर मुझे -5 मिलेगा। या फिर आप ऐसे ना समझ के ऐसे समझो, आप कहोगे सर यहाँ पे y की जगह कैसे लगा रहे हैं आप मान, y की जगह तो लगा रहे हैं तो फिर x की जगह कैसे नंबर मिलेगा? तो हमें ये नहीं देखना है कि हम y की जगह लगाएं, जरूरी नहीं है हम y की जगह ही लगाएं, हम इसमें भी x की जगह ही लगाएं और इधर जो एलिमेंट मिले उससे मिला दो। बस आपको ऐसे ढूंढना है कि सेट बी में कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो रियल हो और उसके लिए सेट ए में कोई प्री इमेज ना हो, ऐसा आपको ढूंढना है। चाहे फिर वो आपको x की वैल्यू लगा के
रखने पे मिले या वाई की वैल्यू लगा के रखने पे मिले, उसका मैटर नहीं रखता है कि आप सर वाई की जगह क्यों नहीं लगा रहे हैं, एक्स की जगह क्यों लगा रहे हैं, उससे मतलब नहीं होता है। हमें सिर्फ ये देखना है क्या कोई ऐसा एलिमेंट है सेट बी में जो खाली छूट रहा है। मतलब ये नहीं है कि हम एक्स की जगह क्यों लगा रहे हैं, यहाँ तो हमें वाई की जगह लगाना चाहिए, क्योंकि पीछे के सवाल हमने कई वहाँ वाई की वैल्यू लगाते थे और एक्स की वैल्यू चेक करते थे क्या आ रही है। बट यहाँ पर हम एक दो सवाल में क्या कर रहे हैं कि एक्स की वैल्यू लगा रहे हैं, एक ही में भी एक्स का ही मान लगाते हैं और आच्छा दी में भी एक ही एक्स का ही मान लगाते हैं और सेट बी के एलिमेंट देखते हैं, तो उससे मैटर नहीं लगता है। आप किसी की भी वैल्यू लगाइए, दोनों ही में एक्स की वैल्यू लगा के चेक करो या वाई की, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि सेट बी में अगर ये देखना है कोई एलिमेंट खाली तो नहीं छूट रहा है। ठीक है, तो अब देखिए -5 लगा रहा हूँ +5 मिल रहा है, -6 लगा रहा हूँ +6 मिल रहा है। कि यार कोई ऐसा एलिमेंट मैं इधर लगा सकता हूँ एक्स की जगह कि उसके लिए मुझे इधर कोई पॉइंट में नंबर मिल जाए, जैसे 1.6 मिल जाए, सॉरी नेगेटिव नंबर मिल जाए, नेगेटिव नंबर। जैसे देखिए क्या मैं इधर x की जगह कोई ऐसा नंबर लगा सकता हूं जिसके लिए मुझे इधर -2 मिल जाए सपोज, तो नहीं लगा सकता। आप इधर कोई भी नंबर लगाओगे x की जगह नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव बना के इधर भेजेगा वो, और पॉजिटिव लगाओगे तो पॉजिटिव बना के भेजेगी, फिर तो पॉजिटिव है ही वो। लेकिन कोई ऐसा अवयव नहीं है सेट ए में या कोई ऐसा संख्या नहीं है कि मैं x की जगह लगा दूं और मुझे y का मान नेगेटिव मिले, क्योंकि मैं कोई भी नेगेटिव नंबर लगाऊंगा इसके अंदर तो ये पॉजिटिव बना के बाहर निकालेगा। यानी कि अगर मैं जितने भी नेगेटिव नंबर इधर लगाऊंगा इधर सब पॉजिटिव आएंगे, और पॉजिटिव लगाऊंगा तो वो पॉजिटिव आएंगे ही आएंगे। तो क्या इधर कोई नेगेटिव नंबर आ सकता है क्या? इधर कोई नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। तो मतलब भाई इधर जितने भी नेगेटिव नंबर हैं भाई रियल में तो सब आते हैं, प्लस के नंबरों के लिए तो प्री इमेज है इधर, लेकिन माइनस के नंबरों के लिए कोई प्री इमेज नहीं है सेट ए में, क्योंकि प्लस के और माइनस के दोनों ही रियल होते हैं और y की जगह कोई भी रियल आ सकता है। तो अगर मैं y की जगह कोई यहाँ पर जितनी भी सेट बी में जितनी भी पॉजिटिव नंबर हैं, धनात्मक वास्तविक संख्या है, उसके लिए तो सेट ए में प्री इमेज है, लेकिन ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं होगी। जैसे -2 ये एक रियल नंबर है, इसके लिए इधर कुछ मिल ही नहीं सकता है। या फिर आप ऐसे करके समझो कि x की जगह ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसे इस मोड में रख दूं और मुझे इधर -2 मिल जाए, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। आप इधर बताइए क्या रखोगे x की जगह, ऐसा क्या रखोगे कि इधर -2 मिल जाए? आपको सर -2 ही रख दो ना, तो यहाँ पे आप -2 रखोगे तो इसकी खासियत ये तो बाहर +2 बना के निकालता है, तो इधर तो +2 लगेगा, -2 कहाँ आया? तो -2 तो खाली छूट गया ना। ऐसे ही और भी नेगेटिव नंबर लगाओगे, -1 लगाओगे, उसके लिए भी इधर कोई प्री इमेज नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट पे जाना है, हमें एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना है सेट बी का जिसके लिए कोई सेट ए में प्री इमेज ना हो, क्योंकि हमें आच्छादित नहीं प्रूफ करना है, और आच्छादित नहीं प्रूफ करना है तो नहीं की ओर दिमाग चलाओ। नहीं कैसे हो सकता है? जब सेट बी का कोई एलिमेंट खाली छूट जाए तो नहीं हो सकता है। तो देखो खाली छूट तो रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर ऋणात्मक, y बराबर ऋणात्मक नेगेटिव ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए y बराबर ऋणात्मक फॉर ऑल सभी y बराबर ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए समुच्चय A में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः f आच्छादी नहीं है। ठीक है, बस ये लिखना था भाई। इधर हम कोई भी नंबर लगाएं उसको इधर पॉजिटिव बना के बाहर निकल रहा है, यानी सेट बी में जितने भी नंबर आएंगे सब प्लस के आएंगे, इसका मतलब माइनस के तो आएंगे नहीं, तो माइनस वाले तो खाली छूट जाएंगे। माइनस वालों के लिए इधर कोई प्री इमेज होगी नहीं, क्योंकि रियल से रियल है। सभी रियल के लिए सेट बी में हम जितने भी रियल नंबर लगाएंगे उनके लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, तो आच्छादी होता। लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर के लिए तो है प्री इमेज, नेगेटिव रियल नंबर के लिए कोई प्री इमेज नहीं है। तो नेगेटिव रियल नंबर तो खाली छूट गए बहुत सारे, जितने भी नेगेटिव रियल नंबर हैं सब खाली छूट जाएंगे। जबकि शर्त ये होती है कि अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है सेट बी का खाली छूट गया, एक भी एलिमेंट छूट गया तो आच्छादी नहीं होगा। बट यहाँ तो बहुत सारे नेगेटिव नंबर खाली छूट रहे हैं,
तो वैसे भी आज शादी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये लाइन लिख देनी है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 4 भी समाप्त। तो आई होप कि दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। दोनों ही प्रश्न ऐसे थे कि आप समझेंगे, आप दिमाग लगाएंगे तभी होंगे। कोई ऐसे नहीं कि क्या क्वेश्चन कर देगा आंसर आ ही जाएगा, वो चीज़ें नहीं है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर आपको चीज़ों को समझना है और मैं सिर्फ समझाने की ओर ही फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें, इतनी टिपिकल चीज़ें हैं ये, लेकिन उनको बहुत सिंपल वे में मैं आपके सामने रख रहा हूँ और आप क्लियर हो भी रहा होगा। ठीक है, आपको क्लियर अगर हो रहा है तो मुझे कमेंट में हाँ जरूर रखिएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।